हम्म। तो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया था, कि जितनी भी हमारी मंथली ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन मंथली ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है। जर्नल बना के हम उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करके हम उनका एक टोटलिंग करते हैं, यानी कि एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारा एक साल पूरा नहीं हो जाता। हमारा एम होता है कि हमें गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करनी है। ठीक है। तो हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हर महीने बनाते हैं। अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, एंड सो ऑन। अब जब ये सब कुछ पूरा होता है, तो साल के एंड में आपके पास जब 12th ट्रायल बैलेंस आ जाता है, 12th ट्रायल बैलेंस, उसमें पूरे ईयर की समरी है। पूरे ईयर की समरी है। ठीक है। अब उस ईयर की पूरी समरी के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, यानी कि गवर्नमेंट को हमने कितना टैक्स देना है वो कैलकुलेशंस हमारी साल के एंड में होती हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट बनाते हैं फॉर नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि आज की डेट में मेरे पास असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, मेरी कैपिटल कितनी है। बेसिकली यूं कह लो कि जो चीजें अगले साल कैरी होनी है वो सब बैलेंस शीट में लिख दी जाती हैं कि भाई ये अगले साल शुरू के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। राइट। अब हम लोगों ने बीच में एक चीज सीखी, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स अब एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है all those informations which are yet to be recorded. Or you can say जिनकी हमने अभी जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाना है। मतलब all those informations which are yet to be recorded, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको हम अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, मतलब उनकी जर्नल नहीं बना पाए थे, उनके लेजर भी नहीं बना पाए थे, उनके ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट भी नहीं गई थी, तो उनको हमने अब करना है। ठीक है, समझ में आया? यस
तो ये जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 10 एडजस्टमेंट दी हैं। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इतने हैं, तीसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड ये है, चौथी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन, पांचवी एडजस्टमेंट है एक्रूड, छठी एडजस्टमेंट है अनअर्न्ड, सातवीं एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आठवीं एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और नौवीं एडजस्टमेंट है एक तरह से बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये आपके सामने 10 एडजस्टमेंट्स हैं। इनका क्या मतलब हुआ? इन 10 एडजस्टमेंट का क्या मतलब बैठा? क्या मतलब हुआ इनका? सर अभी ये वो 10 एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने अभी रिकॉर्ड नहीं करी है, अब हम करेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी अभी हमें जर्नल बनानी भी है, जिनके हमने अभी लेजर पोस्टिंग भी करने हैं, जिनको हमें अभी ट्रायल बैलेंस तक भी पहुंचाना है। ठीक है, और इन सब के बाद इसको फाइनल अकाउंट्स में भी जाना है। फाइनल अकाउंट्स में मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में भी जाना है। तो स्टूडेंट कहता है कि सर जो एडजस्टमेंट्स है अभी आपने उनकी जर्नल बनानी है, ठीक है, फिर उनको लेजर में पोस्ट करना है, फिर उनको ट्रायल बैलेंस में डालना है, और ट्रायल बैलेंस के बाद उनको फाइनल अकाउंट्स में जाना है। फाइनल अकाउंट्स बोल लेता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो अगर हम ये रूट ना फॉलो करके हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट्स में डाल दें, मतलब हम उसको डायरेक्टली एडजस्ट देम इन ट्रायल बैलेंस, ओ सॉरी, इन फाइनल अकाउंट्स, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे फाइनल अकाउंट्स में तो हमें जर्नल की जरूरत नहीं है, लेजर की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे और उन्हीं में एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो मैं आपको पिछली क्लास में भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी, डायरेक्ट पोस्टिंग। ठीक है, समझ में आई? ये तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्या जर्नल एंट्री बनेगी? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? closing stock debit to trading account. क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको ये एंट्री कभी पास्ट में याद करवाई हो कि आप इसे याद कर लो, लेकिन
इसका रीजन ये है कि एक हमारा असेट क्रिएट हुआ है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया है, तो मतलब एक असेट क्रिएट हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है कि बेसिकली जस्ट हसनी जो भी था, अभी मैसेज तो नहीं आया, अभी आएगा तो देख लूंगा। यार जब मैंने अगर पहले कराया होगा तो मेरे पास ही आएगा। देख लूंगा ना, अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, उस क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इस एंट्री का बेसिकली मतलब इन अदर वर्ड्स ये होता है कि एक असेट क्रिएट हो गया और एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें इसे लेस करना होता है, तो हमने उसको ट्रेडिंग की क्रेडिट में दिखा दिया, बेसिकली वो लेस हो जाएगा। मतलब एक तरह से इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ परचेजेस आएगा, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये सारा मिलके बनता है COGS। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. सबको क्लियर हुआ? यस सर। सेकंड पार्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या एंट्री बनाओगे आउटस्टैंडिंग सैलरी की? Salary to outstanding salary. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो हो गई एंट्री। लेकिन बाद में सैलरी का क्या करते हैं? बाद में सैलरी का क्या करते हैं? सर हाँ जी, मतलब नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ऐसा मैंने बताया था। Yes sir. इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम सैलरी को ट्रांसफर करेंगे, तो ये एंट्री होगी ना हमारी। Yes. इसका मतलब है सैलरी से सैलरी कैंसिल हो गई, सैलरी डेबिट हुई, सैलरी क्रेडिट हुई, तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखाओगे ना आप, मतलब ये एंट्री हो गई ना। Yes. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सैलरी में ये ऐड किए हुए ना 5,000 रुपए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, ये जो आपको दिख रही है। ठीक है, समझ में आया? मतलब बेसिकली ये एंट्री हो गई।
क्लियर हुआ? Yes. इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग वेजेस की दो एंट्रीज क्या होंगी? एक लाइबिलिटी साइड पे होगी नहीं नहीं, और जनरल दूसरी एंट्री, जनरल एंट्री, वेजेस। जनरल एंट्री जैसे मैंने ये बोला, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये तो हो गई पहली जनरल एंट्री। उसके बाद क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, वेजेस। ट्रेडिंग नहीं, अकाउंट सॉरी डेबिट। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब ये वेजेस से वेजेस कैंसिल हो गया, तो बेसिकली एंट्री हो गई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस को इंक्रीज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। मतलब जो वेजेस थे मेरे, उसमें मैंने प्लस कर दिया और मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, समझ में आया? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। देखो, अब इसके अगला है प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट। क्या एंट्री होगी इसकी? प्रीपेड रेंट टू रेंट। हम्म, तो बेसिकली सर हाँ जी, सर आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ है तो सही। मतलब मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और तबीयत थोड़ी सी ढीली है, लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा रिकैप देके बाकी क्वेश्चन कल करूंगा, क्योंकि 2 दिन से क्लास वैसे ही नहीं हो पाएगी। हम्म, खैर छोड़ो। हम्म, मैं क्या बोल रहा था बीच में? प्रीपेड रेंट टू रेंट, यानी कि देखो इसके अंदर ना दो बातें होती हैं। एक एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे मैंने 10,000 का रेंट पे किया, ठीक है, मैंने 10,000 का रेंट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या एंट्री हुई होगी? सर मतलब वो उसमें बताने फाइनल अकाउंट्स वाली वो प्रॉफिट नहीं लॉस में। नहीं नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ। हमने अगर ड्यूरिंग द ईयर रेंट पे किया है, तो रेंट टू कैश एंट्री हुई होगी? हुई होगी ना? यस सर। अब मैं कहता हूँ कि इसमें से 2,000 का रेंट जो है वो अगले साल का है, तो इसका मतलब है हमारी एंट्री होती है प्रीपेड रेंट टू रेंट। इसका मतलब है कि हमने इस एंट्री में क्या किया, इस एंट्री में हमने क्या किया?
सर कि हमने प्रीपेड रेंट को अपना एसेट बना लिया। ठीक है, और हमने टू रेंट क्यों किया? सर क्योंकि हमारा जो बेसिकली हमने यहाँ रेंट को डेबिट किया था 10,000 से। यस सर। उसमें से 2,000 अगले साल का है, तो हमने रेंट को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब है हम रेंट को डिक्रीज कर रहे हैं ना 2,000 से। यस सर। तो हम लोग जो अगली एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, बेसिकली हमें रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो सके। तो वहां पे हम अमाउंट कितना डालेंगे? 8,000। ये सबको क्लियर है ना जो मैं कह रहा हूं? ये तीनों बातें क्लियर हो गई ना? यस सर। तो देखो एक्चुअली क्या किया है, जब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी प्रीपेड रेंट 1,000 रुपीज, तो हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को माइनस कर दिया और बैलेंस शीट में एसेट ट्रीट कर लिया। ये बेसिकली टू इफेक्ट्स हो गए। समझ में आई बात? यस सर। यानी कि इन अदर वर्ड्स, हमें जर्नल की जरूरत नहीं है, हमें लेजर की जरूरत नहीं है, हमें ट्रायल बैलेंस में इस इंफॉर्मेशन को शो करने की जरूरत नहीं है। हमने उसको डायरेक्टली कर दिया while preparing फाइनल अकाउंट्स। ठीक है? यस सर। क्लियर है सबको? यस Yes. यस सर। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की क्या एंट्री होती है? Depreciation to machinery. यही होती है जो मैंने बनाई। यस सर। यस सर। और मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ये मैंने कहा ना आपको। इसका मतलब है, यस सर। इसका मतलब है कि मैं ये एंट्री करूंगा, मतलब एक तरह से डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज करूंगा ना, बाय ट्रांसफरिंग इट टू यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने इस एंट्री के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड पे ट्रांसफर किया डेबिशन को? डेबिट साइड। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। अगर मैं इसकी डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डायरेक्टली लिख देता हूं, और इस एंट्री के अंदर हमने मशीनरी को क्रेडिट किया है क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि मशीनरी कम हो गई, तो वो मैंने मशीनरी यहाँ पे कम कर दी। तो एक तरह से इन दोनों एंट्रीज की डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों ने P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखा दिया, डायरेक्ट इफेक्ट दिखा दिया। नो नीड टू प्रिपेयर जर्नल, नो नीड टू प्रिपेयर लेजर। समझ गए? थर्ड समझ में आई? Yes. फोर्थ समझ में आ गई? यस सर। फिफ्थ एंट्री मैंने एक दिन बोली थी आपको, accrued commission to commission। और अब जाकर हम लोगों ने ये सीखा है कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कमीशन हमारी इनकम है और इनकम को P&L की क्रेडिट साइड में डालकर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो मैंने कमीशन को क्लोज कर दिया, तो मेरी एक तरह से नेट एंट्री क्या बनी?
accrued commission to P&L account, यही बनी ना मेरी नेट एंट्री। यही बनी ना। बेसिकली एक्रूड कमीशन मेरा एक असेट क्रिएट हो गया और P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट, ये एक असेट बन गया और ये P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब मैंने कमीशन में प्लस कर दिया। इज इट क्लियर? Yes. सबको ये इफेक्ट क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं? यस सर। बेसिकली मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग शब्दों में कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दो, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दो। जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो उसके इफेक्ट डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दो, यानी कि आपको फाइनल अकाउंट बनाते वक्त डायरेक्ट उनकी एडजस्टमेंट कर देनी है, तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की जरूरत खत्म हो जाएगी। यही चीज मैं अलग अलग ढंग से आपको समझा रहा हूं। तो थर्ड भी समझ में आ गई, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड का मतलब होता है प्री रिसीव्ड। बेसिकली सबसे पहले एंट्री होती है कैश टू इंटरेस्ट, मतलब मुझको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 800 रुपए का। इस 800 रुपए में से मेरे को 300 रुपए का मान लो प्री रिसीव हुआ, 300 रुपए का प्री रिसीव्ड हुआ, तो उसकी एंट्री क्या होती है प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट की? सर वो कैश टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। नहीं, Interest to unearned. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। बेसिकली जैसे जैसे एंट्री होती है ना सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे ये एंट्री होती है ना, ठीक वैसी ही एंट्री होती है इंटरेस्ट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है और प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। तो बेसिकली इस इंटरेस्ट के डेबिट होने का मतलब है कि इस 800 रुपए के इंटरेस्ट में से हमने 300 रुपए कम कर दिए। इसका मतलब ये हुआ इन अदर वर्ड्स कि 800 रुपए मुझे मिले थे, जिसमें से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि 300 रुपए मेरे अगले साल के हैं, मतलब इट इज प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। समझ गए बात? मतलब मेरा इस साल का कितना रह गया? मतलब अगर मुझे 500 कितना? सर पहले का हमने 800 गिना 500। था और सर यस सर 500 ही। तो यानी कि ये जो मैं P&L में अगर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि 800 में से 300 माइनस करके 500, तो मतलब नेट इफेक्ट वही हो गया ना कि इस साल का इंटरेस्ट 500 रुपए है। ठीक है, और अगले साल के 300 रुपए जो मुझे पहले से मिल गए हैं उनके बदले में मुझे सर्विसेज देनी है, तो वो मेरी लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी ना। इसका मतलब है लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गई ना। अगर मैं इस इंटरेस्ट को इस इंटरेस्ट से कैंसिल हटा दूं तो प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट नाम की एक लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई ना मेरी। तो बेसिकली ये एक लाइबिलिटी बन गई ना 300 रुपए। क्योंकि मैंने अभी सर्विसेज
देनी है। समझ गए ना बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर हाँ जी। सर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 800, तो सर हमने पहले का प्री रिसीव्ड कर रखा है इंटरेस्ट, तो 1100 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ये 800 रुपए जो है इंक्लूडिंग 300 ही है, इंक्लूडिंग 300 है। ये टोटल इंटरेस्ट जो मुझे पूरे साल में मिला है ये वो है, ये मुझे ट्रायल बैलेंस में से मिला है। कि अगर आप एक ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट में 800 रुपए है, तो इसका मतलब है मुझे पूरे साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। उसमें 300 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब आप ऐसे मत समझो कि 300 के बिना 800 बता रहा हूं मैं आपको। ओके सर। ठीक है, तो वो बेसिकली पूरे साल में मुझे जो भी मिला है वो सब मिलाकर 800 रुपए है। अब मुझे आखिरी में बताया जा रहा है कि 800 में से 300 अगले साल के हैं, तो मतलब इस साल के तो 500 ही बैठे ना। तो आपको पी एंड एल यस अकाउंट सर। में डायरेक्टली उसके इफेक्ट को दिखाना है, ना कि जर्नल बनानी है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना आपने। समझ रहे हो ना? हालांकि मैं सारी वही बातें रिपीट कर रहा हूं जो पिछली क्लास में की थी, कुछ इस वजह से कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है मुझसे मतलब मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन 2 दिन से मैं ही क्लास नहीं ले पा रहा, तो आज मैं जरूर ले रहा हूँ। और दूसरी वजह ये भी है कि 2-3 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बातें रिपीट भी करना चाह रहा हूँ एक अलग ढंग से, कि आपको क्लियर हो जाए। कल करूंगा इस क्वेश्चन को ढंग से, फुल फ्लैश्ड, चाहे डबल क्लास होगी पर फुल फ्लैश क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको दूंगा कल ढंग से। सर 2 बजे के बाद ले लेना फिर कल क्लास। कल संडे है ना, कल मैं टाइम ऐसे ही रखूंगा 4 o'clock 5 o'clock टाइप का, शाम का थोड़ा 4 बजे वाला। मतलब कल संडे आई थिंक ओके सर। किसी को 4 बजे वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नो सर, अनअर्न्ड प्रॉब्लम नहीं। अनअर्न्ड का पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और ड्राइंग्स का था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये वो एंट्रीज हैं, अगर आपको ध्यान हो, ये वो एंट्रीज हैं जो अगर आपको ध्यान हो तो आप लोगों ने कभी पिछले टर्म के अंदर आपकी टीचर्स ने आपको ये जर्नल एंट्रीज लर्न करवाई थी ये सारी एंट्रीज। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने एक लॉस मान लिया और कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैंने इसलिए जोड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट क्लोज करना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे डालकर क्लोज करना है, मतलब खत्म करना है। तो बेसिकली हमने डायरेक्टली पी एंड एल की